गांव में कहावत है, किसी का माथा ऊंचा है तो उसको देख के अपना माथा फोड़िए मत, है ना। तो बस यही है कि जो आप कर सकते हो वो करो, और इस सिस्टम में जो उपयोग हो सकता है उस उपयोग को करिए। सिस्टम में बहुत कुछ चल रहा अंडर करंट, नहीं जाने तो बेहतर है। लेकिन यह है कि ऑनेस्टली अगर आप काम करोगे तो भी सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। लेकिन दाल में नमक तो रहेगा ही ना, दाल फीकी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो हर जगह है। बहरहाल शुरुआत किया जाए बेटा। अ, चर्चा जो हो रही थी वो हम लोग बात कर रहे थे कि जो समुद्री धाराएं हैं वो सागर में क्यों चलती हैं बेटा, माने उनके चलने का क्या कारण है। तो कल हम लोगों ने देखा कि एक कोई कारण नहीं है, उसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ढेर सारे कारण हैं जिनसे मिलजुल के सागर में धाराएं चलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण समझ में आया होगा, मुझे लगता है वो आया होगा पृथ्वी की दैनिक गति। यानी सारा जो बवाल शुरू हो जाता है वो जो धरती की दैनिक गति है उसके कारण शुरू होता है, और फिर ढेर सारे फैक्टर अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए सागर का जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता, वरन वो क्या करता रहता है, गतिशील। तो इसके लिए बेटा जो ऑनलाइन वाले मित्र हैं, जो ऑफलाइन वाले हैं, सबको मैं एक स्केच दूंगा। बाय द वे अभी जेरोक्स नहीं हो पाया है, जैसे होता है हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, और ऑनलाइन वाले मित्रों के लिए हम अपलोड कर देंगे, मैंने इस पर डाल देंगे, पड़ा रहेगा वहां पे। तो उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन जो सबसे गंभीर बात है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो समुद्री धाराओं से थोड़ा अलग हटके है। तो एक हेडिंग बना लो बेटा, सामयिक जलधारा, पीरियोडिक करंट। सामयिक जलधारा, तो ये क्या है बेटा सामयिक जलधारा, थोड़ा इसको समझते हैं। भाई हमारे एप्लीकेशन ने सूर्य प्रताप जी को बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट दिया, भाई इनको बधाई ढेर सारी। कारण ये था कि लगातार रेगुलर ये लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो ढेर सारे लोग, तो वो सब भी नजर रखते हैं कि कौन बच्चा सीरियस है, टेस्ट वगैरह में रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इनको एक सर्टिफिकेट जारी हुआ है भाई एप्लीकेशन वालों की ओर से बेस्ट स्टूडेंट का। चलिए, तो थोड़ा सा बेटा समझते हैं। देखिए अभी समुद्री धारा वारा का तो बहुत आइडिया नहीं है, अभी हम नाम बोलेंगे कोई बड़ा मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक स्केच में नहीं देखेंगे आप तब तक उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जितनी धाराएं चलती हैं सागर में, धारा मतलब समझ रहे हो ना, जितनी करंट चलती है वो सदियों से चल रही है, और जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर पे चल रही है। कभी कोई समुद्री धारा अपना मार्ग नहीं बदलती। सॉरी, क्योंकि यदि किसी समुद्री धारा ने अपना मार्ग बदला तो महाविनाश की स्थिति होगी। क्योंकि समुद्री धाराएं जो है ना बेटा, खाली वो समुद्री धारा नहीं है, वो पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करती है। बहुत कुछ चीजों को वो एक साथ बैलेंस करके चलती हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी कहीं हो जाएगी तो खाली उसी इलाके में नहीं बेटा, मैंने आपसे बोला था ना कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है जस्ट लाइक अ इक्वेशन, एक समीकरण है, उसमें एक जगह परिवर्तन करोगे आप, न जाने कई जगह परिवर्तन करना पड़ेगा इक्वेशन को स्थापित करने। तो कभी गड़बड़, एक समुद्री धारा ऐसी है जो अपना रह रह के मार्ग बदल लेती है, इसलिए ज्योग्राफी में वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए नाम दिया गया क्या बेटा, सामयिक जलधारा। तो लिख लें, सामान्य रूप से समुद्री धाराएं तो मैप से देखेंगे बेटा, सामान्य रूप से समुद्री धाराएं अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती। सामान्य रूप से समुद्री धाराएं अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती, परंतु हिंद महासागर में भारत के प्रायद्वीपीय भाग में
परंतु हिंद महासागर में भारत के क्या बेटा, प्रायद्वीपीय भाग में, प्रायद्वीप समझते हैं? एक दिन मैंने बात किया था, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पेनिनसुला। प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। सुन लीजिए, खाली लिखिए मत। पेनिनसुला का अभिप्राय यह होता है कि स्थल का एक विशाल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। भारत ही नहीं, कहीं भी स्थल का कोई विशाल भाग तीन ओर से जल से घिर जाए, विशाल थोड़ा बड़ा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेनिनसुला या प्रायद्वीप। स्थल का छोटा भाग अगर सागर में प्रवेश कर रहा है तो उसको केप कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। जैसे आपके यहाँ भी एक केप है, केप कैमरून, कुमारी अंतरीप कहते हैं। प्रायद्वीपी जो पूरे भारत का सुदूर दक्षिणी भाग है ना बेटा, केप कैमरून है कि नहीं, कन्याकुमारी के रूप में हम लोग जानते हैं। समझ आ रहा बेटा? तो बस अंतर वही है जैसे द्वीप और महाद्वीप का अंतर है। कई दफा आपको बताया, दिमाग में बैठा ही है। स्थल का अपेक्षाकृत छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप, और द्वीप के साथ एक शब्द जुड़ गया महा, बड़ा पार्ट। स्थल का विशाल भाग जब चारों ओर से जल से घिरा हो तो महाद्वीप। बस वही रिलेशन है केप और पेनिनसुला में, यानी अंतरीप और प्रायद्वीप में यही अंतर है। छोटा भाग तीन ओर से जल से घिरेगा केप, बड़ा भाग तीन ओर से जल से घिरेगा प्रायद्वीप। तो भारत के इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। अब इसकी परेशानी यह है कि उससे जरा मिलान करिए तो आपको समझ में आएगा कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर यहां स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, कंजेस्टेड एरिया है। अरे देख लो मैप में, यानी इक्वेटोर के उत्तर की तरफ अगर आप देखें तो ये इलाका बहुत ओपन नहीं है, वो कंजेस्टेड है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है ना बेटा। तो जाहिर सी बात ये इलाका थोड़ा सा कंजेस्टेड दिख रहा है, इसलिए यहाँ कोई समुद्री धारा बहुत प्रभावी ढंग से नहीं चलती। तो यहाँ ये देखा है कि एक सीजन में, स्केच में सब हम दे रहे हैं बेटा, अभी अगर जेरोक्स हो जाता तो उपलब्ध करा देंगे। एक बार तटों के सहारे इस दिशा में चलती है, यानी अगर आप देखें तो एक बार जो इसका मूवमेंट होता है वो इधर से इधर की ओर होने लगता है, कुछ ऐसा। और फिर वर्ष के कुछ दिन इसका प्रभाव इधर से इधर की ओर हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ हमारे कोस्टल एरिया के नजदीक चलती है, लाइक दिस। क्लियर है बेटा? तो बस एक ही एक धारा आपको दिख रही जो अपनी दिशा बदल ले रही है। और ये कब बदलती है, जब थोड़ा मानसून पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो। एक बार हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव रहता है, जिसको लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और एक बार दक्षिणी पश्चिमी, यानी दक्षिण और पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है, जिसको लोग मानसून काल कहते हैं। तब इसकी दिशा बदल जाती है। बस इसी को लिखना होगा बेटा। लिखें, स्केच में उपलब्ध है, वहां पे आपको मिल जाएगा। अभी हम देंगे थोड़ी देर में, या कल सुबह ही दे देंगे। लिखें, हाँ क्या लिखा बेटा, भारत के हाँ प्रायद्वीपीय भाग में चलने वाली समुद्री धारा सामयिक जलधारा कहलाती है। चलने वाली समुद्री धारा क्या कहलाती है बेटा, सामयिक जलधारा कहलाती है, पीरियोडिक ओशन करंट कहलाती है। क्योंकि पवन के प्रवाह के परिवर्तन के साथ, अब ये सब थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पवन के प्रवाह के परिवर्तन के साथ इस समुद्री धारा की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। इस समुद्री धारा के दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है बेटा? अब वो कैसे हो जाता है वो थोड़ा सा सुनिए।
और इसको डिटेल में जानने के लिए बेटा पूरा भारत का मानसून पढ़ाना होगा, तो अभी मानसून हम नहीं पढ़ाएंगे। भारत का भूगोल आना है आपके सिलेबस में, तो हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि अभी हम लोग के यहाँ कौन सा काल चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है ना बेटा। तो वर्षा काल में जो हवा चल रही होती है वो इस दिशा से चल रही होती है। ये दिशा देखो कौन सी होगी, ये दिशा ना मैंने क्या बोला था, जिधर जाती है वो नाम नहीं होता, बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। जिधर से आती है वह नाम होता है। कितनी दफा आपको बताएं, गड़बड़ी करेंगे तबाही हो जाएगी। तो यहीं पे आप दिशा बना लो ना भैया जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट से जा रही है नॉर्थ ईस्ट की। मैंने कहा जाए भाड़ में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। किधर से जा रही है उसकी पूंछ जिधर होगी वो नाम होगा, हेड जिधर होगा उससे कोई लेना देना नहीं। इसकी टेल किस दिशा में है, तो क्या कहेंगे इसको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते ही हैं इसको। आज के समय जो पवन चल रहा है ये काल चल रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और आपको पता है कि सितंबर तक असर रहता है। वर्षा काल हम लोग कब तक मानते हैं, सितंबर तक। क्यों सितंबर पे मानते हैं, क्योंकि आपको पता है 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे आ जाती है। अब इधर से हटके सूर्य की लंबवत किरणें चली जाएंगी कहाँ, विषुवत रेखा पर। और जब विषुवत रेखा पे चली जाएंगे उसके बाद वो क्रॉस करके चली जाएंगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। सारी वायुदाब की पट्टियां शिफ्ट कर जाएंगी नीचे की ओर। बोल नहीं रहे हो बेटा, मैंने बोला था ना वायुदाब की पट्टियां स्थिर नहीं होती, सूर्य की लंबवत किरणों का वो पीछा करती हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप देखो ग्लोब में भारत लगभग यही है ना बेटा, और यही जो कर्क रेखा है भारत के बीच से गुजरती है। बोल नहीं रहे तो ये तार वार बड़ा उलझ जा रहा भाई। तो ये क्या होगा कि 23 सितंबर को पढ़ा है आपने, सूर्य की लंबवत किरणें कहां हो जाएंगी, इस पे आ जाएंगी। लेकिन अभी तक तो सूर्य की लंबवत किरणें इसके इर्द गिर्द थी ना। अरे भाई 21 जून को तो यही होती है, जुलाई अगस्त अभी चल ही रहा है, सितंबर में आएंगी। तो अभी होगा क्या कि इस इलाके पे क्या बना होगा, डोलड्रम, शांत पट्टी। अब यहां थोड़ी होगी, वो इधर होगी। बाकी कहानी आप समझते रहिएगा, वो हम बाद में समझाएंगे बहुत डिटेल। लेकिन सितंबर में तो शांत पट्टी यहां चली आएगी। बोल नहीं रहे। अब शांत पट्टी धीरे 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 धीरे, लेकिन ज्यादा दक्षिण की ओर नहीं जाती क्योंकि दक्षिण की ओर सागर अधिक है। तो जितना उत्तर की ओर भागती है शांत पट्टी, उतना दक्षिण। मैंने कहा था कि ताप विश्वत सूर्य ताप के लंबवत किरणों का पीछा करता है, लेकिन ताप विश्वत जितना उत्तर की ओर शिफ्ट करता है उतना दक्षिण की ओर शिफ्ट नहीं कर पाता। वजह मुझे लगता है आपको पता है। अब होगा क्या कि अब ये इलाके पे कौन सी पवन स्थापित हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन। बोल नहीं रहे हो, अभी नहीं, अभी नहीं, सितंबर के बाद। और नवंबर दिसंबर में बहुत बढ़िया इंपैक्ट दिखने लगेगा। उसकी क्या दिशा होगी, इस वाणिज्य पवन की दिशा तो इधर ही से होती है। उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन अपनी जगह पे चली आएगी, और जब अपनी जगह पे चली आएगी तो उसकी दिशा, अभी ये ऊपर चली गई, जब अपनी जगह पे चली आएगी तो ये कौन सी दिशा है भैया जी, जरा बताएं। इससे तुलना करिए, उल्टा कर दीजिए, उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। ज्योग्राफी में इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्लियर है बेटा। तब पवन ऐसे चलने लगते, और ये सामयिक जो धारा है अब वो इधर का रुख करने लगती। तो एक्चुअल में अगर आप देखें गौर से तो ये मानसूनी पवन का पीछा करती है, सामयिक जलधारा। क्लियर है बेटा, वही आपको हम बताते। तो वर्ष में 2 बार संपूर्ण भारत में वायु के क्रम में बड़ा परिवर्तन होता है। एक बार स्थल से सागर की ओर, और एक बार सागर से स्थल की ओर। क्लियर है बेटा। तो जब स्थल से सागर की ओर आती है तो कैसे बारिश होगी,
नहीं बारिश होती। रिटरिंग मानसून से वर्षा नहीं होती, होती है तो भारत के पूर्वी तटों पे बारिश होती है थोड़ी बहुत। अभी उस पचड़े में मत पड़िए, वो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। ऊंचा पहाड़, बड़ा पहाड़ और फलाना श्रृंखला, धमाका श्रृंखला से भारत भूगोल थोड़ा ही होगा। कि 4 पर्वतों का नाम याद कर लीजिए, कुछ शहरों का नाम याद कर लीजिए, ऐसे भारत का भूगोल होगा। बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, समझना होता है, वो हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब भारत का भूगोल आएगा तब। एक बात समझ में आ रही है ना बेटा, कि भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में पवन के क्रम में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। एक बार दक्षिणी पश्चिमी, एक बार उत्तरी पूर्वी। तो दक्षिणी पश्चिमी होगा तो समुद्र के कोस्टल एरिया की धाराओं को भी प्रभावित कर देता है, और उत्तरी पूर्वी होता है तो फिर वो प्रभावित करता है। इसीलिए ये समुद्री धारा वर्ष में 2 बार अपना मार्ग बदल लेती है। तो अगर मार्ग बदल, और धरती पर ऐसी कोई दूसरी समुद्री धारा नहीं है ही नहीं जो अपना मार्ग बदल ले, इसलिए इकलौती है। और इकलौती चीजों का बहुत महत्व होता है ना। जैसे पुत्र ही इकलौता है तो बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इकलौती समुद्री धारा है तो कंपटीशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। लास्ट लाइन बोल दो तो हम पकड़ ले फिर ट्रैक हो जाता है। इसी कारण इसे सामयिक जलधारा कहते हैं। उठकर चीजों को निपटा लिया जाए बेटा। स्केच देना रह जाएगा, देखिए हम आपको समझा देंगे, कोई बहुत इश्यू नहीं है ना। अरे उत्तरी विश्वती धारा पढ़ ही लिए, दक्षिणी विश्वती धारा पढ़ ही लिए, ब्राजील धारा पढ़ ही लिए, गल्फ स्ट्रीम देख ही लिए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह देख ही लिए, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह देख ही लिए, ब्राजील की धारा आ ही गई सामने, है ना। कैनेरी की धारा देख ही लिए, बेंगुला की धारा देख ही लिए। चर्चा तो हुई है ना। मैप में बस आपको स्केच में मैं दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अगला बेटा एक नोट बनाइए। एक हेडिंग बनाइए छोटी सी, गायर। अब ये चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये जो शब्द सुना वो जीवन में पहली बार सुना। तो बड़ा अच्छा है भाई, जीवन में पहली बार ही सुने। हर चीज हम लोग पहली पहली बार सुनते ही हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, गायर। कुछ तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं कोई दूसरा ना हो जाए। गायक मत लिख लीजिएगा। अच्छा, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, बताते हैं। अब ये मेहरबानी कोरियोलिस की है और ये मेहरबानी है सरल की। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा बेटा, है ना। कोरियोलिस बल के कारण और सरल के नियम के कारण मैंने बताया था कि पवन व समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर उतना ही सतीय पवन के लिए है, उतना ही सतीय समुद्री धाराओं के लिए। क्लियर है बेटा। अब अगर आप इधर बात करो उत्तरी गोलार्ध की, तो इनको किधर घूमना होगा, बोलो बेटा, दाहिनी ओर। अगर इनको दाहिनी ओर घूमना होगा तो मुझे लगता है आप देख ही रहो, इधर तो उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका है। बोल नहीं रहे। इधर अगर देखो तो पूरा यूरोप ही है और इधर दक्षिणी अमेरिका वगैरह है। बोल नहीं रहे। अगर आप अटलांटिक महासागर की बात करो तो अब परेशानी यह है कि अगर वो समुद्री धारा इधर की ओर से चली, अगर, तो दाहिनी ओर से इंगेज है, क्योंकि उसके दाहिने ओर स्थल है, स्थल पे तो चढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए आप देखते हो कि इधर जितनी अटलांटिक महासागर के उत्तरी गोलार्ध समुद्री धाराएं हैं वो इधर बाईं ओर से चलती, क्योंकि तब दाहिनी ओर घूमने की इनके पास जगह मिलती है। बोल नहीं रहे। अगर वो दाहिनी ओर से चलेंगे बेटा तो फिर दाहिने मुड़ के कहां चले जाएंगे, स्थल पे जाएंगे।
इसको थोड़ा समझिए तो बात बनेगी। गंदा संदा है, काम चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये उत्तरी अटलांटिक है, ये दक्षिणी अटलांटिक है। अब यहां अगर कोई समुद्री धारा इधर की ओर से मूव करेगी, तो उत्तरी गोलार्ध है ना, दाहिनी जगह है, दाहिने किधर घूमेगी, चढ़ जाएगी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे इधर से चलती है, क्योंकि जब वो इधर से चलेगी तो दाहिने और उसके पास घूमने का स्पेस देख रहा है। क्लियर है? और ध्यान से देखना, मैप में जाके भी हम स्केच देंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये है कि वो ऐसा नहीं है कैंपास से वृत्त बनाया गया हो, उसकी त्रिज्या और ये एकदम नाप ली गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करते समय मिलेगा कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो समुद्री धाराएं कुछ इस तरह से चलेंगी। किधर घूम रही हैं सब? दाहिनी ओर नहीं घूम रही है। और इधर अगर आप देखोगे तो सारी समुद्री धाराएं घुमा फिरा के, बहुत क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मोटा मोटा सिनेरियो आपको दिखेगा इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सारी समुद्री धाराएं घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं, नोटिस कर लेना। और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी समुद्री सब इधर घूमेंगे, और इधर अगर देखोगे तो ऐसे घूमती हुई दिखेंगी आप, क्योंकि इधर से नहीं चलेंगी तो फिर इनकी बाईं ओर कहां जगह मिलेगा, बोल नहीं रहे। तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी समुद्री धाराएं हैं वो किधर बेटा? क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। क्लियर है? तो जब ये घूमती हैं तो किनारे किनारे समुद्री धाराओं का इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही दिखता है, डीप ओशियन में इनका इंपैक्ट नहीं दिखता। तो जब ये किनारे किनारे घूमती है तो एक वृत्त बनाती है, जैसा दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं होता लेकिन एक वृत्त का फॉर्मेशन करते हैं। ज्योग्राफी में इसी वृत्त को गायर कहते हैं। ज्योग्राफी में इसी सर्किल को, इसी वृत्त को गायर कहते हैं। गायर माने क्या? समुद्री धाराओं द्वारा बना हुआ एक मोटा मोटा वृत्त, इसको ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? गायर। तो जल की गतिशीलता तो किनारे किनारे होती है, बीच का जल थोड़ा स्थिर होता है ना बेटा, शांत रहता है, तरंगे ज्यादा दिखती हैं, अंदर मामला गंभीर रहता है। तरंगे इसलिए दिखती हैं कि हवाएं अपना खेल तो खेल लेती हैं, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा पानी का मूवमेंट नहीं रहता, किनारे की ओर पानी का मूवमेंट ज्यादा दिखता है। लिखें, कोरियोलिस बल तथा फेरल के नियम के कारण, कोरियोलिस बल तथा फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में समुद्र की धाराएं घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं। उत्तरी गोलार्ध में समुद्र की धाराएं किधर बेटा? घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। एक तो छोटा सा डायग्राम बना के दिखा लोगे तो कोई नुकसान थोड़ा ही होगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की धाराएं घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमती हैं। घड़ी की सुइयों के क्या बेटा? विपरीत दिशा में घूमती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? घूमती हैं। हो गया? इस प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में एक वृत्त का निर्माण करती हैं। एक वृत्त का निर्माण करती हैं।
जिसे हम गायर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? गायर कहते हैं। हो गया? तो गायर को समझ गए ना? वो जो धाराएं घूम रही होती हैं वो लगभग लगभग एक सर्किल बनाती है। क्लियर है? एक दो रहेगा तो थोड़ा सा देख। क्या कहते हैं बेटा? गायर कहते हैं। डायग्राम से दिखा दो बेटा। नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दीजिए। एक बीच में दीजिए, एक पीछे दीजिए। अभी सबको हम उपलब्ध करा देंगे बेटा, बाकी लोग देखिए। अभी एक बच्ची को दे दीजिए, पीछे महिला को दे दीजिए, हमें दे दीजिए। कैठो बचा है? एक हमें दे दीजिए, बाकी जेरॉक्स करा के इन लोगों को सबको उपलब्ध करा दीजिएगा। तो जरा उत्तरी अटलांटिक में देखो बेटा, एक वृत्त बन रहा है ना? आप भी देखो बेटा, आप भी देख लीजिए। दक्षिणी अटलांटिक में भी देखो वृत्त बन रहा है, ठंडी गर्म सब मिला के, है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गायर कहते हैं। हर सागर में आपको देखेगा। हिंद महासागर में देख लो, हिंद महासागर में देखिए गायर बन रहा है ना? हर जगह बनेगा बेटा, आप ध्यान से देखिए ही नहीं। ध्यान से देखोगे घर पे भी जो होगा तो गायर आपको दिखेगा, एक वृत्त बनेगा। हाँ, लेकिन कैंपास से नहीं बना हुआ है। हाँ, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा आपको, स्थलों की बनावट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? अब एक हेडिंग बनाओ, सारगैसो सागर। सुना है नाम? हाँ, ये तो रटा ही होगा। रटने वाले में एकदम काम फिट है, बढ़िया है। सारगैसो सागर, इसको सागरीय मरुस्थल भी कहते हैं, महासागरीय मरुस्थल। कभी कभी इसको हम लोग कहते हैं ना बेटा। अब एक बार पूछा तो बच्चे एकदम से अचरज में पड़ गए, कहा ओशियन रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? महासागरी वर्षा वन। अब बड़ी भारी परेशानी है कि वन सागर में कहां होते हैं, इसी को वो भी कहते हैं बेटा, ओशियन रेन फॉरेस्ट। ये कोई जंगल उंगल नहीं है, क्या है हम आपको बता रहे हैं। वर्षा वन, महासागरीय वर्षा वन। तो थोड़ा सा बेटा सुनिए और फिर बाय द वे मैप है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। अब मैप तो काम चलाओ ही है, बस काम चलाना है। तो जरा सा कोशिश करें। ये उत्तरी अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप वगैरह है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है। क्लियर है बेटा? तो उत्तरी अटलांटिक में एक गायर बनता है, बनेगा। ये तो दक्षिणी अटलांटिक में भी बनेगा। यह गायर बनता है तो उसके गायर के बीच का पानी थोड़ा स्थिर रहता है। तो गायर का पानी जो बीच का होगा वो डेफिनेटली आसपास के इलाकों से थोड़ा सा स्टेबल होगा, है ना बेटा? अच्छा, कभी शैवाल वगैरह देखा है? अच्छा, जलकुंभी नाम सुने हो? तो नदियों में खूब जलकुंभी पाई जाती है। कौन सी नदी में देखे हो? ना ना, नदी में जलकुंभी नहीं होती, तालाब में होती है। हाँ, तो ध्यान से सुना करो, हम कभी कभी मूर्ख भी बनाते हैं ना। ये जलकुंभी है या शैवाल है या समुद्री घास है, बहते हुए जल में नहीं होते।
स्थिर जहां पानी होगा वहीं होंगे। तालाब में देखते हो ऐसी जलकुंभी घेरे रहती है कि जैसे कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि इसमें पानी भी है, सब हरा हरा नजर आता है ऊपर से। लेकिन नदी में आप नहीं देखोगे, क्योंकि नदी का जो प्रवाह है उसको बहा ले जाएगा। तो जहां सागर का, जिसे नदी के किनारे भी देखो तो तामसा उमसा में पानी खत्म हो गया, नहीं के बराबर है। नहीं तो किसी नदी में देखो जहां प्रवाह ठीक ठाक दिख रहा है, तो किनारे जहां थोड़ा सा उसको कुछ बैरिकेड वगैरह मिल जाता है, व्यवधान मिल जाता है, वहां पानी थोड़ा स्थिर रहता है, वहां पे शैवाल वगैरह आपको उगे हुए दिख जाते हैं। अब बीच में थोड़ी शैवाल दिखेगा, प्रवाह है वहां टिकने देगा वो। तो ऐसे ही जहां सागर का जल स्थिर होने लगता है वहां कुछ समुद्री घास उगाती है, जिसको सी वीड्स कहते हैं। समुद्री शैवाल कह लो, समुद्री घास कह लो, ये उगाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये भी वहीं उगेंगे जहां करंट वगैरह का इम्पैक्ट ज्यादा ना हो, क्योंकि जहां ओशन करंट का इम्पैक्ट होगा वहां टिक कहां पाएंगे ये। क्लियर है बेटा? ये देखा जाता है कि उत्तरी अटलांटिक के मध्य का वह भाग, जिसको गैर हम लोग कहते हैं, ये इलाका, यहां सागर का जल कुछ स्थिर रहता है ज्यादा, और एक विशेष प्रकार की समुद्री घास यहां पाई जाती है जिसका नाम है सारगैसम। 3-4 बार तो पीसेस में हम देखे ही हैं मित्र पूछते हुए, अब आप रट लिए होंगे और बेड़ा पार हो जाएगा आपका। बीमारी छोड़ दीजिए रटने वाली, अगर बर्बाद नहीं होना है तो, और नहीं तो रट वट के 1-2 बार देख के देख लो, 4-6 बार, फिर लौट के आना ही पड़ेगा उसी ट्रैक पे जो हम बता रहे हैं। तो इसके बीच में बेटा सारगैसम प्रजाति की घास पाई जाती है, और बहुत बड़े पैमाने पे पाई जाती है, बहुत बड़े एरिया पे पाई जाती है। उसी घास के नाम पे उत्तरी अटलांटिक के मध्य के इस भाग को सारगैसो सागर कह देते हैं। ये कोई सागर वागर नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक के गायर के बीच में सारगैसम प्रजाति की घास बहुत ढेर सारी पाई जाती है। इस कारण इसको हम लोग नाम दे देते हैं सारगैसो सागर। ये कोई सागर नहीं है, न धरती पे कहीं आपको समुद्र में किसी ऐप मैप में मिलेगा, बस वो प्यार से दिया हुआ नाम है। जब एरियल व्यू आप देखोगे ना अटलांटिक महासागर के बीच का, तो अलग रंग का दिखेगा बीच का पानी, वो सारगैसो घास के कारण। तो लोगों ने उसको सारगैसो सागर कह दिया। किस कारण कह दिया बेटा? सारगैसम प्रजाति की अधिक घास होने के कारण इसको सारगैसो सागर कह दिया गया। बहरहाल अब हुआ ये बेटा कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, ये ध्यान रखिएगा। जो सी रूट है वो तो सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, यह भी आपसे पूछा गया। तो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन है बेटा? उत्तरी अटलांटिक। कारण है, मुझे लगता है आप समझ ही रहे हो, कनाडा है, उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिमम इधर पूरा यूरोप है, सब आना जाना लगा रहता है साहब, आयात निर्यात होता रहता है। तो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है, और उसी के बीच में मौजूद है सारगैसो सागर। और ये है बड़ा टेडियस, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई समुद्री जहाज सारगैसो सागर की ओर से अगर गई तो फिर वो गई, फिर वो कभी उस पार नहीं निकलेगी। कारण यह है कि सारगैसो सागर के बारे में लोगों के दिमाग में बड़ी गलतफहमियां रही हैं सदियों से। क्योंकि घास सरफेस पे दिखती है तो लोगों के दिमाग में रहता है कि इसकी जड़ सागर के तली तक है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबी घास थोड़ा ही हो सकती है। एवरेज गहराई आप देख ही रहे हो सागर की 3000 से 6000 किलोमीटर की, 3000 से 6000 मीटर के आसपास होती है। तो ये कोई घास इतनी लंबी तो नहीं हो सकती, लेकिन लोगों के दिमाग में पहले ये था। ऐसा नहीं है, जलकुंभी जो आप देखते हो तालाब पे, उसकी जड़ तालाब के सरफेस तक नहीं है, वो पानी पे तैर रही होती है। ऐसे ही सारगैसम भी है, सब एक एक दूसरे में गुत्थम गुत्था किए हुए हैं, उसी में पड़े हुए हैं। अब लेकिन फिर भी 60-70-80 मीटर की लंबाई होती है घासों की। अब इसमें अगर कोई समुद्री जहाज घुसी, गलती से चलेगी, तो आपको पता है जहाज में होते हैं प्रोपेलर, बड़ी बड़ी जहाजों में प्रोपेलर होते हैं, पंखे होते हैं जिससे जहाजें चलती हैं। बस ये प्रोपेलर में लपेट लेती है। जैसे आपके कभी कभी बचपन में ना साइकिल के
हाँ, कुछ उलझ गया तो एकदम से परेशान हो गए, ये जाके उसमें उलझ जाते हैं और प्रोपेलर को एकदम जाम कर देते हैं। कोई उपाय बचता नहीं। अगर आप ड्राइवर भेज के, गोताखोर भेज के उसको साफ कराते हैं तो स्टार्ट करोगे ना, ये ढकेल के ले जाने के इरादा है, स्टार्ट करोगे तो फिर वो फंसेगी। तो बड़ी तकलीफ वाली स्थिति है वो। लिख लें, उत्तरी अटलांटिक के मध्य, उत्तरी अटलांटिक के मध्य, सॉरी सेंटेंस ठीक करो। उत्तरी अटलांटिक में गायर के मध्य, गायर, अब तो गायर समझ रहे हो ना, उत्तरी अटलांटिक की गायर के मध्य का जल लगभग स्थिर होता है। लगभग क्या होता है बेटा? स्थिर होता है, रुका होता है। ठीक है, इलाका फिर से देख लो आंख से। मैंने कहा उत्तरी अटलांटिक, तो ये विषुवत रेखा हो गई, इक्वेटर हो गया, और ये पूरा अटलांटिक ओशियन है, तो ये उत्तरी अटलांटिक हो गया। सॉरी बेटा, उत्तरी अटलांटिक के बीच में ये गायर जो बन रहा है ना बेटा, इसके बीच का जल थोड़ा सा स्थिर रहता है, रुका रहता है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखें, उत्तरी अटलांटिक गायर के मध्य का जल क्या होता है बेटा? स्थिर होता है। यहां सारगैसम प्रजाति की समुद्री घास की अधिकता होती है। सारगैसम प्रजाति की समुद्री घास की क्या बेटा? अधिकता होती है, बहुतायतता होती है। इसी के नाम पर उत्तरी अटलांटिक के मध्य के इस भाग को, उत्तरी अटलांटिक के मध्य के इस भाग को उत्तरी अटलांटिक के मध्य के इस भाग को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। हो गया बेटा? लिख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक विश्व के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग में से है। उत्तरी अटलांटिक विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, ऐसा लिख लो। उत्तरी अटलांटिक विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। इसी के मध्य इसी के मध्य सारगैसम सागर विद्यमान है। सारगैसम सागर क्या है बेटा? विद्यमान है, जो समुद्री यातायात को प्रभावित करता है। जो समुद्री यातायात को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, आज इसको भी निपटाते हैं। हम बोर्ड में पहले लिख रहे हैं बेटा, उसके बाद लिखिएगा। एल नीनो, एल नीनो सुना हुआ नाम है ना?
हेडिंग बनाइए एल नीनो, और बड़ा कहर बरपाने वाला ये नाम है कंपटीशन में। तो थोड़ा सा राय दीजिए भैया जी अपनी, क्या है एल नीनो? अरे सुना है तो कहाँ सुन लिया, किस अर्थ में सुन लिया? परावर्तित करने को एल नीनो कहते हैं। बोलो, तुम बोलो बेटा। हाँ, चलो, कहाँ से आ जाती है? कहीं घूमते घामते चली आती है। सुनो, इधर आप देखोगे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे यानी पश्चिमी घाट पे दो देश हैं, एक चिली है और एक पेरू है, एकदम किनारे किनारे। तो पेरू के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो मत्स्य उत्पादन है। यानी पेरू के लोगों का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो मछली पकड़ना है। क्लियर है? अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग महासागरीय धाराओं का आर्थिक आयाम। तो सागर में मछलियां सिर्फ उन इलाकों पे मिलती हैं जहां गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं आपस में मिलती हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। हाँ, सागर तो बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन जो सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है दुनिया में, वो उन इलाकों में पकड़ी जाती है जहां ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं आपस में मिलती हैं। अब क्यों ऐसा होता है आगे के अभी चरण में हम बात करेंगे आपसे। क्लियर है बेटा? अब यहां क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। दक्षिणी विश्वती धारा गर्म है, बोल नहीं रहे? हाँ, दक्षिणी विश्वती धारा गर्म होती है और पेरू की धारा ठंडी होती है। पेरू की धारा का एक नाम स्केच में होगा, बाद में देखना घर पे। पेरू की धारा, जिसको हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, ये धारा ठंडी होती है। तो विश्वती धारा, दक्षिणी विश्वती धारा गर्म और पेरू की धारा ठंडी, कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हो जाती है, और जहां मुलाकात हो जाती है वो मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व विख्यात इलाका बन जाता है, और वहीं से पेरू के लोग जाके मछली पकड़ते। बोल नहीं रहे? पेरू के लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है। तो इन लोगों को बड़ा खराब लगा कि क्राइस्ट ने बड़ी नाइंसाफी कर दी हमारे साथ। क्राइस्ट माने ईसा मसीह है भाई। तो उन्होंने हमारे साथ तो थोड़ा नाइंसाफी कर दी। और आपको पता है कि वहां डेजर्ट है, कोई नाम बताएगा उस मरुस्थल का? वेरी गुड, अटाकामा का मरुस्थल है। तो उन लोगों को लगा कि हम लोग खाली मछली पकड़ेंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे क्या? ये लोग चले गए चर्च में। कहाँ जाएंगे और? क्योंकि ऑल माइटी तो उनके दरबार में हाजिरी लगाया कोर्ट में और कहा कि न्याय करिए, काहे मरुस्थल हमारे यहाँ है। अब क्राइस्ट भी घबरा गए कि लो भैया ये कौन सी कंप्लेन। तो अब एक ज्योग्राफी का बड़ा एक शाश्वत यूनिवर्सल ट्रुथ है भूगोल का, कि अगर तटों के पास ठंडी धारा होगी तो किसी हालत में बारिश नहीं होगी। तटों के पास अगर गर्म धारा होगी तो बारिश होगी। एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, आगे हम बताएंगे आपको। किसी कोस्टल एरिया में अगर ठंडी धारा है तो वहां किसी हालत में बारिश नहीं होगी, वहां हमेशा मरुस्थल होगा। और इसका एक तो अपवाद नहीं है भूगोल में, सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। यानी किसी कोस्टल एरिया में अगर ठंडी धारा है तो आंख बंद करके महसूस कर लेना कि वहां मरुस्थल हर हाल में होगा। उसे आप चाहे जानते हो और चाहे ना जानते हो, चाहे आप पढ़े हो चाहे आप ना पढ़े हो। क्लियर है? जैसे अभी बच्ची ने बताया पेरू की धारा बेटा ठंडी धारा है, तो है ना मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल है ना, कैनेरी की धारा ठंडी धारा है ना, मरुस्थल है ना, वेंगुला की धारा ठंडी धारा है ना, मरुस्थल है ना।
बेंगुला की धारा के कारण कालाहारी का मरुस्थल है, और कैनेरी की धारा के कारण सहारा मरुस्थल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी धारा है, पूरा आधा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। वो सब अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप, अभी हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ठंडी धारा होगी तो कोस्टल एरिया में मरुस्थल होगा, गर्म धारा होगी कोस्टल एरिया में हर हाल में बारिश होगी, मरुस्थल नहीं होगा। ठूस लो खोपड़ी में, बैठा लो, इसका अपवाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, पूरी ज्योग्राफी में कहीं एक्सेप्शन है ही नहीं है। हाँ, मरुस्थलों के अन्य कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये जो कारण हम बता रहे हैं ना, ये तो गारंटेड है कि ठंडी धारा अगर जहां जहां आपको दिख रही होगी उस कोस्टल एरिया में हर हाल में मरुस्थल होगा, होना ही होगा। तो पेरू में डेजर्ट, बच्ची ने बताया, हमको नाम नहीं पता था, धन्यवाद बेटा, आपने बताया अटाकामा का मरुस्थल। हाँ, गलत बोलते तो याद आ जाता जरूर ना ना, बिल्कुल याद रहता है बेटा, याद नहीं रहेगा तो याद नहीं दिखता है ना। अब हम लोगों को चीजें याद नहीं करनी, हम लोगों को विजुअल दिखता है, तो जब विजुअल आपको दिखने लगे तो फिर याद करने की नौबत नहीं आती, पिक्चर जैसा सब दिखता है। और जब मैं बोलता हूँ वही पिक्चर देख के बोलता हूँ, तो पिक्चर आपको भी दिखने लगे तो फिर याद बात करने की नौबत ही नहीं आएगी, है ना। ये लोग चर्च में गए, ईसा मसीह, एक किदवंती है, कहानी है, हकीकत नहीं है ये, लेकिन सुन लो, वो भी सुनना चाहिए। ये लोग चर्च में गए और ईसा मसीह से उन्होंने प्रार्थना किया, ईसा मसीह पानी बरसाइए ना हमारे यहां भी। अब ईसा मसीह बड़े असमंजस में थे कि पानी तो एक ही सर पे बरसेगा, कि समुद्री धारा गर्म होनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही नियम बनाए हैं कि ठंडी धारा में बारिश नहीं होगी, तो पेरू के तट पे तो पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है, बारिश कैसे हो। लेकिन ये लोग ईसा मसीह की नाक में दम कर डाले कि ना ना बरसाइए। ईसा मसीह ने कहा कि चलो बरसाते, लेकिन बरसाने के पहले भूगोल का एक नियम तो ठीक करना पड़ेगा ना, और ये कि पहले उस समुद्री धारा को गर्म तो होने दो। और बड़ी मजेदार बात है कि क्रिसमस के समय ही ये धारा प्रकट होती है। मुझे लगता है क्रिसमस आप समझते हो कब होती है, दिसंबर में ही होती है। तो क्रिसमस के समय एक बड़ी मजेदार घटना देखने को मिलती है पेरू के तट पे। दिसंबर आपके यहाँ ठंडा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं ठंडा होता, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्म महीना होता है। तो वहां एक घटना देखने को मिलती है बेटा, पेरू की धारा गायब, और उसी के स्थान पे गर्म समुद्री धारा दिखाई देने लगती, बिल्कुल उसी की दिशा में, और तब उसका नाम रखा जाता है एल नीनो। क्लियर है भैया, बदलने को एल नीनो नहीं कहते। ये पेरू की धारा है, ये अपना पूरा नेचर खो देती है, और उसी की जगह पे एक प्रकट हो जाती है, कौन बेटा, एक समुद्री धारा जो गर्म हो जाती है, उसका नेचर गर्म होता है, फिर उसको नाम दे देते हैं हम लोग क्या बेटा, एल नीनो। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है एल नीनो। एल नीनो माने होता है छोटा यीशु, लिटिल क्राइस्ट, जो कि क्रिसमस के समय उत्पन्न होती है, इसलिए वहां के लोगों ने नाम रख दिया उसको एल नीनो। क्लियर है बेटा। अब गर्म धारा हो गई, फरियाद सुन ली गई, और पेरू के तटों पे धुआंधार झमाझम बारिश हो गई। लोगों ने बड़ा धन्यवाद दिया ईसा मसीह को कि सुन लिया भाई, और फिर नाव लेके गए सागर में। एक मछली नहीं, सागर ही वीरान हो गया, क्योंकि एक गर्म समुद्री धारा पहले से, दक्षिणी विषुवती धारा, और एक गर्म समुद्री धारा, ये भी, सारा माहौल ही बिगड़ गया, मछलियां ही गायब हो गई। वहां एक पक्षी बहुतायत में पाई जाती थी, कुआनो बर्ड, कुआनो पक्षी का नाम है, वो मछलियों का शिकार करती है, मछली नहीं तो पक्षी काहे के लिए भैया, वो भी निकल लिए, सागर ही वीरान हो गया। और पेरू के लोग जब सागरों में गए तो वहां कोई मछली नहीं, फिर पलट के भागे, कहा, वहीं जहां फरियाद लेके गए थे। तो मुझे लगता है ईसा मसीह ने कहा डिसाइड कर लो, मछली चाहिए कि पानी चाहिए।
अगर मछली चाहिए तो जैसे था वैसे होने दो, और बारिश अगर चाहिए तो फिर मछली नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मछली वाला ही मामला सही था, है ना। फिर एल नीनो धीरे धीरे खत्म, और उसकी जगह पे फिर हमबोल्ट की धारा, पेरू की धारा पकड़ते हैं। तो ये तो एक किदवंती है, वैज्ञानिक तथ्य थोड़ा ही है। लेकिन ये देखा जाता है कि क्रिसमस के समय 2 से 7 वर्ष के अंदर, पता नहीं मेरी बात समझ पा रहा हूं, कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 7 साल के बाद यह घटना एक बार जरूर होगी, जरूर होगी, है ना बेटा। और पेरू की धारा गायब होगी, उसकी जगह पे एल नीनो प्रकट होगी। और एल नीनो के बारे में कहा जाता है कि जब एल नीनो प्रकट होता है तो तबाही होती है, कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, इस पूरे इलाके में। अब जरा कल्पना करो, मामला इधर गड़बड़ हो रहा है इस तरफ, और भोग हम रहे हैं। ये साल एल नीनो का वर्ष है, एल नीनो का प्रभाव है इस साल। बारिश का हाल भी देख ही रहे हैं, अनावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी। यानी जहां बारिश नहीं होगी वहां बिल्कुल नहीं होगी, और जहां होगी वहां हाहाकार मचा देगी। सीधा सीधा दिख रहा है। जिन इलाकों में ठीक ठाक बारिश होती है, एवरेज वर्षा होती है, वर्षा नदारत, और किसी खास इलाके में कोहराम मचा हुआ है, एकदम मानसून अस्त व्यस्त हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और यही सब होगा। राजस्थान जहां एक बूंद पानी नहीं बरसता वहां बाढ़ आ रही है। हम लोग इलाके में अभी इंतजार कर रहे हैं कि ठीक ठाक पानी बरसे तो थोड़ा धान वान के बारे में सोचा जाए। तो एल नीनो का इंपैक्ट ऐसा होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा लिख लिया जाए कि बात ही करते रहा जाए? लिख लिया जाए, लिखें। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के कहा बेटा? पश्चिमी तट पर, पेरू के तटों के पास प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा, पेरू के तटों के पास प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा पेरू की धारा ऑब्लिक हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट वैज्ञानिक का नाम है बेटा। पेरू की धारा ऑब्लिक क्या बेटा? हम्बोल्ट की धारा कहलाती है, जो एक ठंडी धारा है। जो क्या है बेटा? एक ठंडी धारा है। अभी संक्षेप में बेटा विस्तार से भी और इसको पढ़ना है ना। लेकिन 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर, 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर पेरू की धारा के स्थान पर के स्थान पर 3 से 36 अंश दक्षिणी अक्षांशों पर, 3 से 36 अंश दक्षिणी अक्षांशों पर, तो आप समझ रहे हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। 3 से 36 अंश दक्षिणी अक्षांशों पर एक गर्म धारा का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। एक गर्म धारा का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है बेटा? इसे ही एल नीनो कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी
इसको डिटेल में जाना है बेटा, आज के कंपटीशन बहुत पूछा जा रहा है। तो क्या आपको उम्मीद लग रही, क्या पूछ लेगा? एल नीनो क्या है? जब आपके पता है कि पूछा जाएगा तो काहे इतनी बुद्धि लगा रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा? आपके हिसाब से पूछा जाएगा, यानी जो लाइन रट के गए हो आप, बस उसी लाइन की पुनरावृत्ति हो जाएगी। एग्जामिनर जो आप सोच रहे हो, बस एग्जामिनर आपको फोन कर करके पूछ लेगा कि भैया एल नीनो पूछने का इरादा है भैया जी, तो क्या पढ़े हैं आप एल नीनो का, जरा बता दीजिए, तो वही हम पूछ लेते हैं। वो इंसो पूछेगा, वो दक्षिणी दोलन पूछेगा, वो वाकर कोशिका पूछेगा, वाकर सेल पूछेगा। नाम सुना है कभी? एल नीनो का तो नाम ही नहीं सुना कायदे से। और तब जबकि आपको पता था कि पूछा जा रहा है और आप इंतजार कर रहे थे कि एक महोदय आएंगे आपके सामने, वो बक चिल्लाएंगे, तब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं। आंखों को तकलीफ होगी ना पढ़ने में। कान क्या है, खुला ही रहता, आवाज आएगी तो चली ही आएगी कान में, है ना भैया? अरे गलत बात है भाई। पसीना बहाइए बेटा, प्लीज मेहनत करिए। जब आप किसी शब्द को सुन लेते हो, ये महत्वपूर्ण है, तो उसको पढ़ काहे नहीं लेते हो? और आज के जमाने में कहाँ दिक्कत है? आज के जमाने में दिक्कत सिर्फ आपकी जिज्ञासा में है और एकदम डल हो। सुन लिया तो सुनने दो, कोई पढ़ाएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ाएगा तो ऐसे ही रहेगा। बस यही तबाही का कारण है आपके, कोई दूसरा कारण तो है ही नहीं है। जिज्ञासाएं मर चुकी हैं और जिज्ञासाएं आपकी हिलोरे लेने लगती है बस क्लास में आके। जैसे क्लास में आते हैं बेहतरीन विद्यार्थी बनने की अब एक एक्सपोजर करते हो आप, मैंने जिज्ञासाएं यही उत्पन्न होती हैं कि मैंने घर वर पे भी उत्पन्न हो जाती हैं। थोड़ा घर वर पे उत्पन्न हो जाए ना बेटा तो बड़ा बढ़िया बात बन जाए। चले लिखो, ऐसा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं बेटा। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा यीशु, लिटिल क्राइस्ट होता है। माने चाइल्ड क्राइस्ट कहा जाता है या लिटिल क्राइस्ट कहा जाता है। क्राइस्ट माने अरे ईसा मसीह भाई, है ना, कहा जाता है। लिखे, इसका प्रभाव क्रिसमस के समय ही प्रारंभ होता है। इसका प्रभाव कब बेटा? क्रिसमस के समय ही उत्पन्न होता है। ऐसा देखा गया है कि 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर, ऐसा देखा गया है कि 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर पेरू के तटों के पास एल नीनो अवश्य प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। जो भी चाहे लिखें। अवश्य प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर है बेटा? इसके प्रभाव से पेरू सहित भारत व दक्षिण पूर्व एशिया का मानसून, साउथ ईस्ट एशिया का मानसून बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। किसके कारण बेटा? अभी झटके में एक नाम बोल दिया था आपने, लानिनो शायद बोला। क्या होता है ये? मत ही सब नाम याद रखो बेटा। मैंने क्या कहा था? या तो पूरा जानिए या तो जानिए ही मत। चलो भाई, किसी ने ला नीनो का नाम सुना है?
लालिनो भी स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका माने होता है छोटी बहन। लानिनो माने होता है छोटी बहन, इसको एलिनो की बहन माना जाता है। अब भूगोल में बहन भाई कहां से आ गया सब, लेकिन है, सब चलता है। इसकी पूरक घटना है, इससे अतिवृष्टि होती है, भयानक बारिश होती है, बाढ़ किसी स्तर में होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि 4-5 साल सुकून से भारत रहता नहीं, 4-5 साल में एक बार हाहाकार तो मचता ही है, पूरा भारत ही डूबने लगता है। तो वर्षा हमारे यहाँ लगातार 3-4-5 साल तक रेगुलर नहीं रह सकती, कुछ न कुछ बीच में व्यवधान आएगा, और ये व्यवधान यही सब होता है। अब ये सब बेटा आसान नहीं है, नाम रट लो, याद कर लो, चल जाएगा काम, सिविल में नहीं चलेगा। इसे बड़ा डिटेल में समझना होगा, तो आज तो नहीं बात करेंगे बेटा, लेकिन नाम सुन लो। इसके बारे में बड़ा गंभीर अध्ययन किया गिलबर्ट थॉमस वॉकर ने, वही वॉकर है ना बेटा। वॉकर एक अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पे क्लाइमेटिक स्टडी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो उसके हेड थे। तो गिलबर्ट थॉमस वॉकर ने 1923 में इसका बड़ा गंभीर अध्ययन किया। एल नीनो वगैरह या दक्षिण की तरफ देख रहे हो सारा मामला किधर हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। तो इसका बड़ा अध्ययन किया उन्होंने और नोट निकाला उन्होंने, और नाम दिया इनसो, ENSO। खूब आता है मेंस में इनसो, लिखिए 50 शब्द। इसका पूरा नाम है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। कभी कभी एल नीनो को छोड़ के सिर्फ हम लोग साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणी दोलन। क्या है ये सारा मामला बड़े विस्तार से उन्होंने समझा 1923 में, और अब जाके सब कुछ क्लियर हो गया कि आखिरकार ये मामला है क्या। इस पे चर्चा बेटा आज नहीं करेंगे, कल आपसे बात करेंगे। और फिर उनके आर्थिक जो आयाम होते हैं समुद्री धाराओं के, माने इसके कुछ आर्थिक आयाम भी हैं बेटा, उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।